So hello जी, कैसे हो आप सब? So basically welcome to you all. In this video we are going to see 60 questions and answers of unit 1 of linear algebra. So स्टार्ट करने से पहले मैं यार आपको थोड़ी बहुत चीजें मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या चीज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने जैसे बताया, हम क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे जो हमको हमारे सर ने 60 क्वेश्चंस हमको अपलोड किए थे, उसके क्वेश्चंस भी देखेंगे, साथ ही साथ उसके आंसर्स भी देखेंगे। और वो तो देखेंगे ही सही, लेकिन जो उसके कंसेप्ट है, उसकी रीजनिंग है, उसके आगे पीछे की जो चीजें हैं, वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए। आपके जो कंसेप्ट है, आपके जो यूनिट 1 है, पूरा एज इट इज क्लियर हो जाएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली और एग्जामिनेशन में। और आपको पता ही है कि मतलब क्विज में तो आपको दिक्कत है ही नहीं, सही है ना? ठीक है, उसकी तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बस जो टेंशन है वो ओरल की है, तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली यूनिट 1 से। और मैं आपको बताऊं, यूनिट 1 जो है ना, उसमें तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो यूनिट 1 है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है 11th और 12th क्लास के ऊपर। 12th क्लास के जो हमने मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स जो चीजें पढ़ी थी, वो सारी एज इट इज यहाँ पे दे दी गई है, बस उसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस निकाल दिए गए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं थोड़ी बहुत चीजें। सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? ऑड पावर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसके बराबर होता है? तो सबसे पहले देख लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। मान लो मेरे पास मैट्रिक्स ए है, तो मैं इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोलूंगा? जब मैं उसका ए ट्रांसपोज निकालूं और वो किसके बराबर आ जाए? माइनस ऑफ ए के बराबर आ जाए। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, तो मैं उसको बोल दूंगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल दूंगा। बट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि स्क्यू मैट्रिक्स क्या होता है? नहीं, तो फिर क्या पूछा है? ऑड पावर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? ऑड पावर से क्या मतलब है? मतलब ए टू द पावर 3, ए टू द पावर 5, ए टू द पावर 7, ए टू द पावर 9। इससे ऑड पावर मतलब 3, 5, 7, 9, ये से ऑड पावर अगर हम ए का निकाले तो वो हमको कैसी मैट्रिक्स देगा? तो यहाँ पे मैंने ना सोल्यूशन दे रखा है, बिल्कुल आप उस चीज को एक बार देख लेना। लेकिन मैं ये जो सोल्यूशन है ना, वो ज्यादा काम का नहीं है। मतलब आप बस कंसेप्ट के लिए समझ सकते हो। मैं डायरेक्टली आंसर बताता हूँ। अगर हमारे ऑड पावर होगी, ऑड पावर हमेशा किसके बराबर होगी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बराबर होगी। अगर ए टू द पावर 3 किसके बराबर होगी? माइनस ऑफ ए टू द पावर 3 के बराबर होगी। अगर जैसे मैंने बोला ए टू द पावर 5 किसके बराबर होगा? तो ए टू द पावर होगा माइनस ऑफ ए टू द पावर 5 के बराबर होगा। तो इस चीज को आप दिमाग में बिठा लेना। तो क्या बोला हमने? ऑड पावर वो कैसी मैट्रिक्स होगी? वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने वाली है। वो साथ ही साथ अगर हम इवन पावर की बात कर ले, तो इवन पावर कैसी होगी? एक वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। कैसी होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। साथ ही साथ सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं वो भी बता देता हूँ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका ए ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाए? ए के बराबर आ जाए। ए ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाए? ए के बराबर आ जाए, तो उसको हम बोल देंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बनता है। इवन पावर, अभी ऑड पावर देखा था, तो यहाँ पे क्या बोल दिया? इवन पावर ऑफ क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसके बराबर होगा? तो सिंपल हम बोल देंगे वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बराबर होगा। अगर आपको कंसेप्ट देखना है तो यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे दे रखा है हमने लास्ट स्लाइड के अंदर, उसका आप देख सकते हो। तो इवन पावर किसके बराबर होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बराबर होगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 3 जो है जी, वो ये बोलता है, मान लो मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है जिसके एक आई इज इक्वल टू जे वाले जो एलिमेंट है सारे, वो उसकी वैल्यू क्या है? 2 है। और बाकी आई इज नॉट इक्वल टू जे जो है वो 0 के बराबर है। मतलब ये कुछ मैट्रिक्स इस तरह से होगी, इसके 4x4 मैट्रिक्स है, तो डायगोनल एलिमेंट जो है वो सारे 2 है। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है? इस टाइप की मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। इस चीज को याद रखना। अगर डायगोनल एलिमेंट सारे सेम हो और वन ना हो तो उसको क्या बोलेंगे हम? वन ना हो तो उसको क्या बोलेंगे हम? स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पावर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? तो ये क्वेश्चन भी आ गया। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने बता दिया है क्या होता है, और आपको पता ही होगा पहले से। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कोई भी पावर हो, ऑड पावर हो या इवन पावर हो, वो हमेशा हमेशा किसके बराबर होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बराबर होगी। इस चीज को आप ध्यान रखना। तो पावर ऑफ कोई भी हो, भले ऑड हो या इवन हो, तो वो किसके बराबर होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बराबर होगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है। ये क्वेश्चन जो है ना यार, मतलब ये क्वेश्चन 12th का है। और आर डी शर्मा की जो समझ होती थी ना, उसके अंदर ये क्वेश्चन एकदम बोल्ड में लिखा होता था हमेशा। तो इसका आंसर जो है आप याद कर लेना यार। ये मतलब पूछा भी जा सकता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजेंट किसके बराबर होगा?
वो होगा मॉड ऑफ ए टू द पावर एन माइनस वन टू द पावर एन स्क्वायर, मतलब पावर के अंदर पावर के बराबर होगा। इस चीज को आप जरा सा देख लेना या याद कर लेना। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए, यहाँ पे ए स्क्वायर है जी, क्या है ये ए स्क्वायर है, ठीक है, ये ए स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर आई देन मैट्रिक्स इक्वल ए, अगर ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स। ये भी आपको क्लियर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर मैट्रिक्स ए एंड बी, ए इंटू बी का इनवर्स किसके बराबर होता है, ए इंटू बी का इनवर्स होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इस चीज को हम इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इजी था, इसमें कुछ था ही नहीं, ये तो सारी 12th वाली चीजें हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जा रहा हूँ। जहाँ पे मुझे लगेगा कि कंसेप्ट बताना चाहिए, चीजें स्लो जानी चाहिए, तो बिल्कुल मैं रुकूंगा, कंसेप्ट बताऊंगा। और आपको नहीं आएगा ना तो वो चीज भी जरूर बताऊंगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है को फैक्टर ऑफ एलिमेंट 5। अब एलिमेंट के को फैक्टर निकालना है। ये जो ए मैट्रिक्स दे रखा है ये रहा 5, इसका को फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसका हमको निकालना पड़ेगा माइनर। और जो माइनर होगा उसके अंदर हम माइनस वन टू द पावर आई प्लस जे कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा को फैक्टर। तो यहाँ पे देखो हमने सोल्यूशन कर रखा है, को फैक्टर किसके बराबर होता है, जो भी एलिमेंट है तो उसके अंदर माइनस वन टू दी पावर आई प्लस जे इंटू माइनर। अब माइनर क्या है, जैसे 5 का मैंने माइनर बोला, 5 का माइनर होता है 2। ये माइनर वगैरह कैसे निकालते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इजी, ये क्लास 11th 12th में बहुत अच्छे से कर रखी है चीजें, इसलिए इसके ऊपर मैं ज्यादा डीप में नहीं जाता। तो हम माइनर निकालेंगे और माइनर के अंदर माइनस वन टू दी पावर 2 कर देंगे, तो इसका 5 का माइनर क्या होगा, 5 का माइनर होगा +2। अब 2 इंटू क्या होगा माइनस वन टू द पावर 2 + 2, क्योंकि इसकी जो आई जे क्या है, इसके 2 2 है, 2 2 है, ठीक है। आई जे क्या है इस एलिमेंट के, आई जे है 2 2, ठीक है। तो 2 + 2 क्या होगा 4, मतलब 4 इवन होता है, और माइनस वन टू द पावर 4 क्या होगा +1 होगा। तो इसका 5 का को फैक्टर क्या आ जाएगा हमारा, 5 का फैक्टर आ जाएगा हमारा +2। ये चीज आपको क्लियर होगी। अब क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर आता है। व्हेन अ नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स ए ऑफ साइज 3 × 1 एंड अ नॉन जीरो रो मैट्रिक्स बी ऑफ साइज 1 × 3, तो सी किसके बराबर है 1 × बी के। तो इसका क्या पूछा है, हम जब ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको सी मैट्रिक्स देगा। और सी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, सी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो सी मैट्रिक्स का ऑर्डर सिंपल है। हम क्या करेंगे 1 और 1 हटा देंगे, तो मतलब ऑर्डर क्या होगा 3 × 3 मैट्रिक्स होगा। क्या होगा 3 × 3 वाला मैट्रिक्स है। तो बहुत ज्यादा सिंपल था ये, तो मतलब इसमें कुछ डाउट होना ही नहीं चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए इज, हमको कैरेक्टरिस्टिक बतानी है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। यार कैरेक्टरिस्टिक से पहले हमको पता होना चाहिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वो होता है जब हम ए इंटू, मान लो एक ए मैट्रिक्स है ना, तो हम ए इंटू ए ट्रांसपोज करें, तो अगर वो आई आ जाता है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, उसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं भैया जी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमको बतानी है। तो सब जो इसका सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इसका इन्वर्टिबल हो सकती है। ये मैट्रिक्स क्या है, इन्वर्टिबल है, मतलब इसका इन्वर्स पॉसिबल है। और उसके बाद सेकंड थिंग जो है, सेकंड अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा ना, वो डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होगा या -1 होगा, +1 होगा या फिर -1 होगा। ये दो कैरेक्टरिस्टिक होगी। और ये तीसरी होती है जिसका ए इनवर्स है ना दोस्त, वो ए इनवर्स ए ट्रांसपोज के ही बराबर होगा। किसके बराबर, ए इनवर्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज। यार इसको तो, इसका रीजन तो बताने की मेरे को नहीं लगता जरूरत है, क्योंकि यहाँ से ही दिख रहा है जब भी हम ए मैट्रिक्स में कोई भी एसी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड करें जो कि हमको आई ला के दे, तो वो ए मैट्रिक्स कैसे होगी, वो उसकी इनवर्स होगा, है ना, इनवर्स होगा। तो ए इनवर्स मतलब ए ट्रांसपोज, यहाँ पे ए ट्रांसपोज के बराबर है, तो मतलब ए ट्रांसपोज किसके बराबर हो गया, ए इनवर्स के बराबर हो गया। ये चीज में यार बहुत ज्यादा इजी है, तो आपको ये चीज भी क्लियर होगी। तब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ साइज एन इंटू एन, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या हो, किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी बराबर होगा किसके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी। पहले हम ए इंटू बी कर दो, उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट होगा वो किसके बराबर होगा, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालो, ये दोनों किसके बराबर होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। ये भी इजी था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूरा टू मैट्रिसेस सी एंड बी, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन
ऑफ मैट्रिसेस इज। अब यहाँ पे पूछा है कि मैट्रिक्स एडिशन में कम्यूटेटिव पॉसिबल है कि नहीं, मतलब क्या ए प्लस बी बराबर होता है बी प्लस ए के बिल्कुल बराबर होता है, इसलिए ये क्लोज है अंडर कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, तो ये भी ज्यादा इजी ही था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल ऑफ हुज एलिमेंट्स बिलो द लीडिंग डायगोनल आर जीरो इज कॉल्ड। एंड एसी मैट्रिक्स जिसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं उसके नीचे के एलिमेंट सारे जीरो है ना। मतलब आपको मतलब एक मैट्रिक्स है जिसके जो डायगोनल एलिमेंट है उसके नीचे के सारे एलिमेंट जीरो है, लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो है, उस वाले मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर मैंने इस क्वेश्चन को उल्टा पूछ लिया, डायगोनल के ऊपर वाले मैट्रिक्स एलिमेंट सारे जीरो है, क्या डायगोनल लीडिंग डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट सारे जीरो है, तो वो कैसी मैट्रिक्स होगी, वो होगी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये चीज आपको क्लियर होगी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। ऑल डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर। अब एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट कैसे होते हैं, तो बॉस उसके डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए तभी वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी, नहीं तो वो स्क्यू मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी ही नहीं। तो ये चीज आपका जो रीजन है वो आप खुद देखो क्या हो सकता है, इसका रीजन बहुत ही ज्यादा इजी है, इसमें कुछ है ही नहीं, तो इसका आप रीजन देखना क्या है, बहुत ज्यादा इजी है। तो बस क्वेश्चन जो था उसका आंसर मतलब दे दिया, क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट कैसे होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि क्वेश्चन नंबर 15। इफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स आर यूनिटी देन इट इज कॉल्ड। अगर सारे एक मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट कैसे है, वन है, कैसे है, वन है, यूनिटी है, तो वो कैसी मैट्रिक्स होगी, वो हमारी यूनिट मैट्रिक्स होगी, या फिर हम उसको बोलते हैं जनरली आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये तो बहुत सारा इजी क्वेश्चन था। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है क्वेश्चन नंबर 16। अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स A is equals to ij n into n into n मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, n into n इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर। इफ स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर किसे कहते हैं वो चीज देख लेते हैं। हाँ, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमने देखा है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखा। अब स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर क्या होता है, हम जब ट्रायंगुलर तो है ही सही है ना, अगर उसके साथ में ट्रायंगुलर के साथ में लीडिंग एलिमेंट जो है, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट जो है वो भी जीरो हो जाए, जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना वो भी जीरो हो जाए, तो उसको हम बोल देंगे स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर। वो स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर भी हो सकता है, अपर ट्रायंगुलर भी हो सकता है। कंडीशन क्या है, डायगोनल एलिमेंट भी साथ में जीरो होने चाहिए, डायगोनल एलिमेंट भी साथ में जीरो होने चाहिए, तब हम बोल देंगे उसको क्या है, वो स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि क्वेश्चन नंबर 17। फॉर अ मैट्रिक्स ए इफ ए टू द पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू ए हो जाए, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स, है ना। क्या बोलेंगे, इसको याद कर लो, क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मैट्रिक्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। विच मैट्रिक्स मेथड इज यूज्ड टू सॉल्व साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये है यूनिट 1 के क्वेश्चन है, ठीक है, यूनिट 1 क्वेश्चन है। तो यूनिट 1 के अंदर जो मेथड यूज करी गई है वो हमारी अभी इस क्वेश्चन को आंसर देना चाहिए। तो हम इस यूनिट के अंदर दो मेथड यूज करते हैं, एक तो क्रैमर रूल, इसके बारे में भी हम आगे आने वाली स्लाइड के अंदर देखेंगे, और सेकंड होती है इनवर्स मैट्रिक्स मेथड, इनवर्स मैट्रिक्स मेथड। ये दोनों हम देखेंगे क्या होता है, ये तो क्लास 12 का है, और ये भी मतलब अगर आपने आईआईटी जे के लिए प्रिपेयर करा हो तो क्रैमर रूल आपने पढ़ रखा होगा। और अगर आगे मतलब आगे वाली यूनिट्स में हम एलओडी कंपोजिशन भी करेंगे, गॉसियन एलिमिनेशन भी करेंगे, बट अभी इस यूनिट के अंदर दो है, क्रैमर रूल एंड इनवर्स मैट्रिक्स मेथड। ये दोनों हम आगे आने वाली स्लाइड के ना देख लेंगे एक बार क्या होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर जो कि है 19। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस द सम ऑफ। यार ये क्वेश्चन है ना मतलब बहुत ज्यादा कॉमन पूछा जाता था एनसीईआरटी के अंदर। कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको किसके सम के बराबर लिख सकते हैं, वो दोनों हम लिख सकते हैं उसको सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के बराबर लिख सकते हैं। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, इसका प्रूफ हमको पूछा जाता था क्लास 12 के अंदर, तो बस हमको ये चीज ध्यान रखनी थी। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो कि है क्वेश्चन नंबर 20। फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो जाए देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोला जाता है। अगर किसी भी मैट्रिक्स का ए स्क्वायर ए के बराबर हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोला जाता है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर यार। क्वेश्चन नंबर 21। फॉर अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए एंड बी ऑफ ऑर्डर एन इन एन करेक्ट स्टेटमेंट इज। तो यार यहाँ पे सर ने जो है ना वो क्वेश्चन ही अधूरा दिया है, ये क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन को ड्रॉप करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज पॉसिबल ओनली इफ द नंबर ऑफ कॉलम इज
कॉलम इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ डैश इन मैट्रिक्स बी। ये बताओ, आप चैट बॉक्स में बताओ। अगर दो मैट्रिक्स है उसका मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ए मैट्रिक्स के जो कॉलम है वो किसके बराबर होने चाहिए, बी मैट्रिक्स के किसके बराबर होने चाहिए? जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो, बी मैट्रिक्स के किसके बराबर होना चाहिए। इससे मुझे आपके प्रेजेंस भी पता चल जाएगी। जल्दी से बता दो, आप इस वीडियो को देख रहे हो कि नहीं। तो आप आंसर बताओ किसके बराबर होने चाहिए। हाँ जी, ये बराबर होने चाहिए रो के बराबर। बी मैट्रिक्स के रो के बराबर होने चाहिए ए मैट्रिक्स के कॉलम, या फिर मैं इसको उल्टा बोलूं, ए मैट्रिक्स के कॉलम बी मैट्रिक्स के रो के बराबर होनी चाहिए। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। फॉर टू नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी, इफ ए इंटू बी इज जीरो, देन अगर ये कब पॉसिबल है, जब ए या दो बी दोनों में से कोई सा एक जो है वो जीरो के बराबर हो, उसका मॉड्यूलस क्या कैसा हो, जीरो के बराबर हो। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका मॉड्यूलस, जिसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है, उसको क्या बोलते हैं, हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, वापस से देखो, अगर ए इंटू बी जीरो के बराबर होगी, तो उसकी कंडीशन क्या होगी, या तो ए सिंगुलर हो या तो बी सिंगुलर सिंगुलर हो, या फिर दोनों सिंगुलर मैट्रिक्स हो। तो ये इसकी कंडीशन होगी। इस चीज को याद रखना है ना, ये क्वेश्चन रिपीट होगा आगे, मैं बताऊंगा आपको, ये क्वेश्चन वापस से पूछा गया आगे। तो बात है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 24। विच मैट्रिक्स डज नॉट पॉजेस इनवर्स, कौन सी मैट्रिक्स है जिसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो सिंपली यार बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ऐसी दो मैट्रिक्स हो सकती है। एक तो पहली मैट्रिक्स कौन सी, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो, सबसे पहला जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो। ऐसा क्यों, स्क्वायर मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स जो स्क्वायर नहीं है उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं, इस चीज को आप दिमाग में याद रखना। अब सेकंड पॉइंट जो है वो है क्या, ऐसी मैट्रिक्स जो कि सिंगुलर मैट्रिक्स हो। सिंगुलर मतलब जिसका डिटर्मिनेंट जीरो हो, जिसका डिटर्मिनेंट जीरो हो, वो मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। अब जब हम इसका इनवर्स का फॉर्मूला देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि डिटर्मिनेंट जीरो नॉन जीरो होना जरूरी क्यों है। तो ये चीज भी आई डू थिंक क्लियर होगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 25। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज, क्या होना चाहिए, जो ये मैट्रिक्स ए है, इसका हम डिटर्मिनेंट निकाले तो क्या होगा। तो चलो देख लेते हैं इसमें 2/2 का डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 into 5 करेंगे, माइनस 3 into 3 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और दोनों को माइनस। तो 2 into 5 क्या होता है, 10 माइनस 10, और फिर माइनस 3 into 3 9। तो 10 - 9 क्या होता है, 10 - 9 होता है 1। तो इसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ गया, मॉड्यूलस ऑफ ए इज इक्वल टू 1। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 26। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब ए कैसा होना चाहिए, ए की वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो जीरो ना होना चाहिए, कभी भी जीरो ना हो। तब तब हम कह देंगे कि उसका इनवर्स जो है वो पॉसिबल है, नहीं तो इनवर्स ही पॉसिबल नहीं होगा अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो। इस ये ऐसा क्यों होता है वो भी हम जब फॉर्मूला देखेंगे तब मैं बता दूंगा उस चीज को भी। तो बात है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है, द रूल फॉर थ्री मैट्रिसेस ए बी सी, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये इस रूल को, इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। बस नाम पूछा गया था, हमने नाम बता दिया, क्या बोलते हैं, ए इंटू बी प्लस सी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि क्वेश्चन नंबर 28। लेट ए एंड बी बी एनी टू मैट्रिसेस such that A into B is equals to 0 and A is non-singular matrix, then matrix B is, मैंने आपको बोला था ना ये क्वेश्चन रिपीट होगा पहले। A into B, अगर ये दोनों A into B जीरो के बराबर है और बोला गया है A जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो B मैट्रिक्स कैसी होगी, सिंगुलर होनी चाहिए। सिंगुलर मतलब जिसका मॉड ऑफ ए किसके बराबर हो, जीरो के बराबर हो, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, वरना कंडीशन फेल हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए रिपीट हो गया है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 29। इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स एंड बी बी इट्स इनवर्स, देन ए इंटू बी क्या होगा। एक है हमारे पास मैट्रिक्स है जो कि है स्क्वायर मैट्रिक्स, और बी जो है उसका इनवर्स है, तो ए इंटू बी किसके बराबर होगा। यार ये तो सदी क्वेश्चन है, मतलब ए इंटू बी किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। बहुत ही ज्यादा इजी था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 30। The necessary and sufficient condition for a square matrix set to possess
द इनवर्स इज, यार देखो ये क्वेश्चन है तीसरी बार पूछा जा रहा है। इनवर्स कब पॉसिबल है, इनवर्स कब पॉसिबल है, इनवर्स कब पॉसिबल है, कब पॉसिबल है जब मॉड ऑफ ए जीरो के बराबर ना हो, नॉट जीरो हो, नॉन जीरो हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के बराबर नहीं हो, तब उसका इनवर्स पॉसिबल है। बस ये की सफिशिएंट कंडीशन है, ये मिल गया मतलब इनवर्स उसका पॉसिबल है। और स्क्वायर मैट्रिक्स तो बोल ही रखा है, तो फिर वो मैट्रिक्स कैसे है, उसकी तो दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है पिछली बार पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन देख लो इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 31। सो 31 क्या है, एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है m इंटू एन है, एंड बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n इंटू पी। देन द ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट मैट्रिक्स क्या होगा। अब ए इंटू बी मैंने कहा, उसका ऑर्डर क्या होगा, सिंपल है यार, एम इंटू पी होगा, है ना, एम इंटू पी होगा, सही है कि नहीं है। आप जल्दी से बता दो, एम इंटू पी करेक्ट आंसर है कि नहीं है ना। तो एम इंटू पी होगा इनका ऑर्डर, ए इंटू बी का ऑर्डर क्या होगा, एम इंटू पी के बराबर होगा। तो यार ये तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। तो अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 32। इसमें क्या बोला है, एक मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकालिए भाई। और ये मैट्रिक्स इसका ऑर्डर क्या है, 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है बहुत। तो इसका हम डिटर्मिनेंट देख लेते हैं, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, इसको है ना, एक किसी रो के अलॉन्ग या किसी कॉलम के अलॉन्ग इसको सॉल्व किया जाता है। एक या तो कॉलम के अलॉन्ग कर लो या फिर रो के अलॉन्ग कर लो इसको सॉल्व। तो देख लो यहाँ पे मैंने सोल्यूशन कर रखा है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ इसको, हम कैसे एक्सपांड कर इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने इसको एक फर्स्ट रो के अलॉन्ग सॉल्व किया। तो फर्स्ट रो के अलॉन्ग सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले वन को पिक करेंगे, वन इंटू इसका हम माइनर निकाल लेंगे, वन का माइनर निकाल लेंगे। तो वन का माइनर किस निकालेंगे, 5 इंटू 9 माइनस 8 इंटू 6। तो यहाँ पे सेम वही लिखा है, वन इंटू 5 इंटू 9 माइनस 6 इंटू 8। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे नेक्स्ट, अब नेक्स्ट एलिमेंट कैसे निकालेंगे, -2 करेंगे। ये माइनस क्यों आता है, ये तो ना मैं नहीं बताऊंगा यार, ये 12th का कंसेप्ट है। अब ये चीज आपको देखनी पड़ेगी मन से। तो अब इसके अलोंग करेंगे तो इसकी कॉलम को और इसके रो को हाइड कर लेंगे, इसके अलावा जो बचेंगे उसका माइनर निकाल लेंगे। तो चाहे 2 इंटू 4 इंटू 9 -7 इंटू 6, ये चीज कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जो थर्ड चीज बचेगी, थर्ड चीज क्या बचेगी देख लीजिए। अब हम 4 के अलोंग एक्सपांड करने वाले हैं, तो 4 + 4। अब +4 क्या आता है, इसका भी कोई रीजन होता है, अब वो रीजन आप खुद मन से देखो। तो 4 इसकी रो को हाइड कर देंगे और इसके कॉलम को हाइड कर देंगे। तो क्या बचा, जो बचा उसका हम माइनर निकालेंगे। तो 4 इंटू 8 -7 इंटू 5, इस चीज को यहाँ पे लिख रखा है। जब इस इक्वेशन को आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर पूरा सॉल्व करते करते माइनस में आएगा। तो मॉड ऑफ ए जो है उसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर है, ए का डिटर्मिनेंट होगा -a के बराबर। तो ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि क्वेश्चन नंबर 33। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट व्हेन टू रोज और कॉलम्स आर सेम, क्या होगी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जब दो रो या दो कॉलम सेम निकल जाए। तो भैया जी ये तो प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट के अंदर, तो वो जीरो के बराबर हो जाएगा। मतलब वो डिटर्मिनेंट मॉड ऑफ ए किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर, मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी वो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि क्वेश्चन नंबर 34। इज ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए इंटू एडजेंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजेंट ऑफ ए इंटू ए, ये दोनों किसके बराबर होंगे, ये पूछा गया है। ये चीज को आपको याद ही करनी पड़ेगी, इसकी कोई ट्रिक है, कोई समझने की चीज नहीं इसके अंदर, ये याद कर लो आप। ये किसके बराबर होगी, मॉड ऑफ ए इंटू आई के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगी जब ये दोनों बराबर होंगे, मॉड ऑफ ए इंटू आई के बराबर होंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर होंगे। तो ये चीज भी हमने देख ले। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि क्वेश्चन नंबर 35। फॉर अ साइमल्टेनियस इक्वेशन इन अ वेरिएबल एक्स एंड वाई, इफ मॉड ऑफ ए मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज इक्वल टू डी1 जो है वो, फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ डी1 is equal to 4 and determinant of d2 is equal to 6, then the value of x and y। यार ये क्वेश्चन जो है ना, ये हमको ना एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है। और ये जो क्वेश्चन है ना वो क्रैमर्स रूल के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है, क्रैमर्स रूल। ये क्रैमर्स रूल क्या होता है वो मैं आगे आने वाली स्लाइड में जरूर बताऊंगा, आप उसकी टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। तो हमको अभी जस्ट फॉर्मूला, मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ और इसके सोल्यूशन बता देता हूँ। तो हम पर मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है ना दोस्त, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, x इज इक्वल टू डी1/डी का डिटर्मिनेंट ऑफ डी1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ डी2। तो ये जब इसको सॉल्व करूंगा ना तो ये मेरा किसके बराबर आ जाएगा, x के बराबर। और y सिमिलर वे में क्या किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ डी2 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ डी।
तो इसको जब सॉल्व करूंगा तो मेरे किसके बराबर होगा, वाई के बराबर होगा। तो मैंने यहाँ पे मैंने एक्स को सॉल्व कर रखा है, और वाई का जो आंसर है आप मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बता दीजिए कि वाई को हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो एक्स कैसे करा, d1/d। अब d1 क्या था हमारा 4 था, और d2 डिटर्मिनेंट ऑफ d क्या है, वो क्या है 2 है। तो 4/2 किसके बराबर होगा दोस्त, वो होगा 2 के बराबर। सो वैल्यू ऑफ एक्स इज 2। अब वैल्यू ऑफ वाई क्या होगा भाई, वो आप जल्दी से चैट बॉक्स में बता दीजिए, हम उसको नोट कर लेंगे आपका आंसर का, जो आपका मैं वेट करूंगा। जल्दी से आप आंसर लिख दीजिए कि वाई किसके बराबर होगा। सेम फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज करते हैं, और इस फॉर्मूला किसके ऊपर आया, क्रैमर्स रूल के ऊपर आया। क्रैमर्स रूल क्या होता है वो हम आगे आने वाली स्लाइड्स में जरूर देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, 2/2 की मैट्रिक्स से सिंपल क्वेश्चन है। तो 5 × 2 माइनस 1 × 4। तो 5 × 2 क्या होता है 10, माइनस 4 इज इक्वल टू 6। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 6। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि क्वेश्चन नंबर 37। इफ ऑर्डर ऑफ ए, if order of a matrix A is m into n, then order of a transpose matrix क्या होगा। अब एक मेरे पास मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m into n, तो ट्रांसपोज क्या होता है, उसकी रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो, जो कि रो है वो उसको कॉलम बना दो, जो कि कॉलम है वो रो बना दो। तो सिमिलर वे में जो हमने इंटरचेंज करा, तो यहाँ पे रो और कॉलम भी इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, n इंटू एम। m इंटू एन से क्या हो जाएगा, n इंटू एम। ये भी चीज क्लियर होगी, ये भी चीज सिंपल है। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 38। क्रैमर रूल इज डायरेक्ट मेथड फॉर सॉल्विंग। क्रैमर रूल क्यों यूज करते हैं हम, हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसके सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्रैमर्स रूल को यूज करा जाता है। क्या होता है क्रैमर्स रूल, फिर मैं बताऊंगा आगे वाले स्लाइड में, हम जरूर देखेंगे उस चीज को। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर्मूला टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। अब फॉर्मूला बता दीजिए भैया कि हमको इनवर्स निकालना है। अब देख लो इनवर्स के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है। तो देखो इनवर्स जो होता है, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जो हमारी मैट्रिक्स है ए, उसके हम कोफैक्टर्स निकालेंगे, कोफैक्टर्स की एक मैट्रिक्स बना लेंगे C11 C22, ठीक है। C21 एंड C22, तो ये 1 2 है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, ये 1 2 है। तो ये जो है हमारी कोई को फैक्टर की मैट्रिक्स आ जाएगी। अब इसका हम जब ट्रांसपोज कर देंगे, जब हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। और ए इनवर्स किसके बराबर होता है, मॉड 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होता है। और एडजॉइंट ऑफ ए मैंने बता दिया, को फैक्टर कैसे निकालना है वो हमने पहले देख चुके हैं। को फैक्टर निकालो, उसका ट्रांसपोज करो, तो वो किसके बराबर होगा, एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होगा। तो ये फॉर्मूला होता है। अब इस केस में ही हम देख लेते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो जीरो हो गया, तो क्या होगा। अभी हम इतनी देर से देख रहे थे इनवर्स के अंदर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो क्यों होना चाहिए, तो वो अभी समझते हैं। तो अगर 1/0 हो गया तो मतलब 1/0 इन्फिनिटी, और मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, ए इनवर्स इसके बराबर इन्फिनिटी के बराबर। इसलिए कभी भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ये चीज भी हमने देख ली। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स किसके बाद, अब कैसे पता चला कोई भी मैट्रिक्स इनवर्स है कि नहीं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, ए इंटू ए इनवर्स कर देंगे, ए इंटू ए इनवर्स। मतलब अगर मान लो मेरे पास मैट्रिक्स ए था, उसके अंदर मैंने ए मल्टीप्लाइड किया, ए इनवर्स मल्टीप्लाई किया, तो वो अगर आई के बराबर आ जाता है तो मैं बोल दूंगा भैया वो जो है मैट्रिक्स वो ए इनवर्स है ए के लिए, ठीक है। और आई क्या है, हमारा आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये तो सिंपल था। तो ये भी ज्यादा इजी क्वेश्चन था। बात है क्वेश्चन नंबर 41 के ऊपर। सो यार हमने क्वेश्चन नंबर 40 कर दिए हैं अभी तक सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 41 में तभी सॉल्व कराऊंगा जब आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अगर अभी तक आपको सारी चीजें क्लियर हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। बात है क्वेश्चन नंबर 41 पे, क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, द फॉर्मूला टू सॉल्व द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। तो वो यार यहाँ पे बहुत ही सही क्वेश्चन है। तो हमको अगर हमको मैट्रिक्स मेथड से साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, इसका जल्दी से हम फॉर्मूला समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इस चीज को हम देख लेते हैं, बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा इजी है, कुछ ज्यादा खास है ही नहीं। तो हमको पता है
हम किसी भी अगर कोई भी इक्वेशन दे रखी हो तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए इंटू एक्स इज इक्वल्स टू बी। तो जिसमें ए क्या है, हमारी ए होगी कोइफिशिएंट मैट्रिक्स होगी, जो हमारी इक्वेशन है ना उसके जो कोइफिशिएंट होंगे वही हमारी ए होगा। उसके बाद जो एक्स है हमारी वेरिएबल मैट्रिक्स होगी, और जो बी है वो किसके बराबर होगी, कांस्टेंट मैट्रिक्स के बराबर होगी। तो ये चीज हमको पता है, ये चीज हमको लिखते आनी होगी। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, ए इनवर्स से हम मल्टीप्लाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन के अंदर, ए इनवर्स से मल्टीप्लाइड कर देंगे। अब ए इनवर्स हमको निकालने आना चाहिए। ए इनवर्स हमने फॉर्मूला देखा कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इस चीज को आपको निकालने आनी चाहिए, ठीक है। ये चीज आपको ए इनवर्स निकाल लिया आपने। अब ए इनवर्स को हम कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। ए इनवर्स इंटू ए क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा इंटू एक्स। एक्स क्या है, वेरिएबल वाली मैट्रिक्स इज इक्वल टू -1 इंटू बी। अब हम जब -1 मतलब ए इनवर्स को बी में मल्टीप्लाइड करेंगे, जो मैट्रिक्स आएगी एक कॉलम मैट्रिक्स आएगी आपके पास, ठीक है। और ये किसके बराबर होगी, एक्स के बराबर होगी, वेरिएबल वाली मैट्रिक्स के। तो हम इस वैल्यू को कंपेयर करेंगे और इससे हमारे एक्स और वाई और जेड जो भी वेरिएबल है, जितने भी वेरिएबल है इक्वेशन के अंदर, वो हमारी वैल्यू दे देगा। तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, आई थिंक वो आपको क्लियर होगा। तो यही उसका एग्जाम्पल भी है। तो क्या करना है, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई ऑन सॉल्विंग द इक्वेशन। ये दो इक्वेशन दे रखी है और हमको क्या बोला गया है, एक्स एंड वाई को सॉल्व करो। बट हम यहाँ पे हम करेंगे मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मैट्रिक्स ए निकालेंगे। मैट्रिक्स ए क्या होगी, जो हमारा कोइफिशिएंट मैट्रिक्स है वो होगी। तो इसका क्या कोइफिशिएंट है, 2 -3 -1 1। तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स में पुट कर दिया हमने, तो मैट्रिक्स ए आ गई। उसके बाद हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, वो बहुत ज्यादा इजी है। कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दो तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्यों निकालना, हमको निकालना है क्या, ए इनवर्स निकाले, इसलिए हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला। अब एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, जो कि किसके बराबर आएगा, -1 के बराबर आएगा, ठीक है। तो अब हम इसकी मदद से हम ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ए इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये हमारा ए इनवर्स आ गया। अब हमने जो ये करा था, ये सारी मेथड करी थी, है ना। आपको याद होगा ये सारी चीजें जो करी थी यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। सबसे पहले क्या करा, ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी कर देंगे। ए जो कि है कोइफिशिएंट, एक्स जो है वेरिएबल, और बी जो है कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स। अब ए ये रहा हमारा, बी ये रहा हमारा, और ए इनवर्स जो हमने इस यहाँ से निकाला सर, वो ये रही, ठीक है। तो एक्स किसके बराबर होता है, ए इनवर्स इंटू बी, जो कि मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था ये सारी चीजें। तो ए इनवर्स हमने जस्ट फाइंड करा। ए इनवर्स क्या था, ये रहा ये इनवर्स। और बी मैट्रिक्स क्या है, -1 इंटू -1 जो कांस्टेंट है ये दे, ठीक है। इसकी मैट्रिक्स जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारा कुछ रिजल्ट इस तरह से आएगा, 4 और 3। तो एक्स की वैल्यू इसको हम किसके बराबर रख देंगे, एक्स एंड वाई के, ठीक है। तो एक्स किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर आ गया, एंड वाई जो है किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर आ गया। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स मेथड को यूज करके हम किसी भी लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो आई थिंक वो लास्ट क्वेश्चन जो था आपको क्लियर होगा, क्वेश्चन नंबर 42 क्लियर होगा। इसमें अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है, किसी भी तरह का क्वेश्चन है, तो आप जल्दी से चैट बॉक्स में डाल दो, तो जो हमारी टीम है वो आपको आंसर जरूर दे देंगे। तो बात है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 43, स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अभी हमने स्केलर मैट्रिक्स का क्वेश्चन देखा था, जब शुरू शुरू में स्केलर मैट्रिक्स का क्वेश्चन देखा था, आपको याद हो। स्केलर मैट्रिक्स बहुत ही ज्यादा सिंपल है। स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ही स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। बस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो we can say that a scalar matrix is a multiple of an identity matrix with any scalar constant multiplied with it। कोई भी स्केलर क्वांटिटी को हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाइड कर देंगे तो वो हमारी क्या बन जाएगी, स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगी। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि क्वेश्चन नंबर 44। फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बोल रखा है यहाँ पे, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा। अरे यार ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा ए के बराबर। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन इजी था। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कुछ था ही नहीं उस क्वेश्चन में। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के ऊपर, डिटरमिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ द इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे सिर्फ हमको डिटरमिनेंट पूछा है किसके, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के लिए। तो हम इसका सबसे पहले हम डिटरमिनेंट कैसे करें, इसका कोएफिशिएंट की एक मैट्रिक्स बनाएंगे।
ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इसके कोएफिशिएंट क्या है 4 2 4 8। तो इसको हम एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे। अब इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी आप जल्दी से चैट बॉक्स में डाल दो। मैं वेट कर रहा हूँ इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, जल्दी से चैट बॉक्स में डाल दो। तो इसकी वैल्यू बराबर होगी 24 के। ठीक है, अगर आपका आंसर यही आ रहा है चैट बॉक्स के अंदर तो बिल्कुल सही, आप सही जा रहे हो। और नहीं तो आप एक बार वो देखना कि यार कैसे निकाला जाता है डिटर्मिनेंट और कैसे सॉल्व करते हैं उसको। तो चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि क्वेश्चन नंबर 46। अब आ गया है क्रैमर्स रूल। तो इस स्लाइड के अंदर हम देखने वाले हैं क्रैमर्स रूल बॉस होता क्या है। यहाँ पे पूछा गया है फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग इक्वेशन। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पूछा है, लेकिन आपको हम कंप्लीट मेथड बताएंगे क्रैमर्स रूल को कैसे सॉल्व की जाती है। तो सबसे पहले हमको क्या बोला है ए एक्स इक्वल्स टू बी से हम क्रैमर्स रूल कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी तो इसको साइड में रखते हैं, इससे भी हम सेम काम कर सकते हैं। और अगर हमारे पास तीन इक्वेशन ले रखी है, ठीक है, तो उससे भी हम ये काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं, अगर मान लो मेरे पास इक्वेशन ले रखी है a1x प्लस b1 बाई प्लस c1z इज इक्वल टू d1, इसकी सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, इस तरह से तीन इक्वेशन दे रखी है। तो हमको फॉर्मूला है ना, मैंने फॉर्मूला इस क्रैमर्स रूल का बता चुका हूँ। तो x किसके बराबर होता है बॉस, x किसके बराबर होता है, x इज इक्वल टू dx। dx क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ x, dx अपॉन d। अब dx क्या चीज है, इस चीज को भी हम देखते हैं। dx अपॉन d को हम जब करूंगा मैं, तो वो मेरा x के बराबर होगा। सिमिलरली y किसके बराबर होगा, dy अपॉन डी, और z किसके बराबर होगा, dz अपॉन d के बराबर होगा। तो इस चीज को हम देख लेते हैं, dz क्या है भाई, d क्या है। तो जो d है, d जो कैपिटल d है, डिटर्मिनेंट ऑफ d, वो होगा हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। कोएफिशिएंट हम जो a1 b1 c1 है ना, ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, इनके जो कोएफिशिएंट है ये a1 b1 c1 ही कोएफिशिएंट है। तो इसका जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे ये किसके बराबर होगा, ये होगा d के बराबर। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, इसको रख देंगे साइड में एक। और इसके बाद डी एक्स। अब डी एक्स क्या है, अब हम जो फर्स्ट कॉलम है जो डी के अंदर जो फर्स्ट कॉलम है ना, उसको हम रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट वाले मैट्रिक्स से। किसको रिप्लेस कर देंगे, कांस्टेंट वाले एलिमेंट से, डी1 डी2 डी3 से रिप्लेस कर देंगे फर्स्ट वाले कॉलम को। तो क्या होगा, ये होगा हमारा डी एक्स। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये किसके बराबर होगा, डी एक्स के बराबर होगा। अब डी वाई सिमिलरली बाकी इस मैट्रिक्स में बाकी जो चीजें है ना वो सारी कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी डी के जैसे। ठीक है, अब डी वाई क्या होगा, जो सेकंड कॉलम है उसको रिप्लेस, सिर्फ और सिर्फ सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर देंगे बॉस हम किससे, डी1 डी2 डी3 से। और बाकी जो दोनों कॉलम है वो एज इट इज सेम होंगे। सिमिलरली डीजेड में थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर देंगे डी1 डी2 डी3 से, और बाकी सब सेम। तो इस तरह से हमारा डीएक्स डीवाई डीजेड आ जाएगा, और उसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा एक्स वाई एंड जेड तीनों की वैल्यू आ जाएगी। तो इसके अंदर बस एक ही कंडीशन है भैया जी, जो डी है, अब जब सबसे पहले डी निकालो तो डी जीरो के बराबर नहीं आनी चाहिए। जैसे ही अगर डी जीरो के बराबर आ गया, मतलब आपका जो सॉल्यूशन है, वो आपकी जो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, वो इनकंसिस्टेंट है, उसका सॉल्यूशन हम नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, तो बस एक ही कंडीशन, एक ही सफिशिएंट कंडीशन है, क्या, जो डी है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए। तो अब आते हैं, ये आपको आई थिंक क्रैमर्स रूल क्या होता है वो क्लियर होगा। अगर अभी भी कोई भी डाउट है तो इस पेज का क्या कर लो, इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट कर लो, मैं क्लियर कर देता हूँ उसको। अब इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएगी, आप एक बार मन से पढ़ेंगे तो भी। तो बहुत ज्यादा इजी था। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि था 47, क्वेश्चन नंबर 47, द प्रोडक्ट ऑफ ए। सो आपको एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, सिमिलरली आपके साथ आपको बी मैट्रिक्स दे रखी है। इसका क्या बोला है, इस दोनों मैट्रिक्स का आपको प्रोडक्ट निकालना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, 1 into 2 प्लस 2 into 4 प्लस 3 into 1, इन दोनों ऐसे करेंगे। उसके बाद आप सम करेंगे तो ये ए इंटू बी किसके बराबर आएगा, 13 के बराबर आएगा। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 into 1 होगा। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होगी, बहुत ज्यादा इजी था। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि क्वेश्चन नंबर 48। सो अ सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 0 इज। अब यहाँ पे सबसे पहले समझ लेते हैं होमोजीनियस इक्वेशन किसे कहते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन किसे कहा जाता है। तो होमोजीनियस इक्वेशन उसे कहते हैं जिसका जो कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स होती है, या फिर उसके जो कांस्टेंट होते हैं ना वो किसके बराबर होते हैं, जीरो के बराबर होते हैं। तो तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, ये समझ में आ गया होमोजीनियस इक्वेशन किसे कहते हैं। होमोजीनियस इक्वेशन किसे कहते हैं, जिसके जो कांस्टेंट वाले एलिमेंट्स होते हैं ना वो जीरो के बराबर हो जाए, है ना, वो जीरो हो, तो हम उसको कहेंगे ये होमोजीनियस इक्वेशन है। आई थिंक आपको होमोजीनियस इक्वेशन क्लियर होगी। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो जल्दी से चैट बॉक्स में डाल दो,
तो उस चीज को भी हम देख लेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन ए एक्स ए इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो इज, तो इसमें एक कंडीशन होती है, ए तो जीरो हो ही नहीं सकता, ए क्या है, ए जीरो नहीं सकता, मतलब एक्स की जो है ना वो जीरो होगा, वो जीरो होना चाहिए, वो किसके बराबर होना चाहिए, जीरो, ये नेसेसरी कंडीशन है। तो अगर जिसके अंदर एक्स जीरो आ गया उसको हम बोलते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन, जिसके अंदर एक्स वाली जो मैट्रिक्स है वो जीरो के बराबर हो जाए, उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रिवियल सोल्यूशन। अब हम देखते हैं इसमें ए जीरो क्यों नहीं हो सकता, ए जीरो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमने क्या पढ़ रखा है, क्रैमर्स रूल पढ़ रखा है। तो ए मैट्रिक्स किसके बराबर होती है, ए मैट्रिक्स हमारे डी के बराबर है, इसको मैं ए बोलूं या डी बोलूं, क्योंकि दोनों किसके बराबर है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है ना। तो अगर ये डी जीरो हो गया तो मतलब ये डिनोमिनेटर जीरो, मतलब कंडीशन फेल हो जाएगी, जो सफिशिएंट कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होगी, मतलब जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगी वो इनकंसिस्टेंट होगी और उसके सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। बट यहाँ पे हमको होमोजीनियस बोल रखा है, उसका सोल्यूशन होगा कंसिस्टेंट है, इसलिए एक्स की वैल्यू जीरो होनी कंपलसरी है, मतलब जो एक्स वाली मैट्रिक्स है उसकी जितने भी वेरिएबल है वो जीरो के बराबर होने चाहिए, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तभी इसको हम होमोजीनियस इक्वेशन बोलेंगे और तभी ये कंसिस्टेंट इक्वेशन बन सकेगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर, जो कि क्वेश्चन नंबर 49, विच इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो अभी प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज कम्यूटेटिव, अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगती है। कम्यूटेटिव किससे बोलते हैं, ए इंटू बी इज नॉट इक्वल, यहाँ पे है मेरे को इक्वल टू नॉट, ये वाला सिंबल नहीं मिल रहा था, नॉट इक्वल टू का, इससे मैंने ये वाला लगा दिया, ठीक है, समझ जाना। तो कम्यूटेटिव दोनों में से कौन सा ए स्टेटमेंट सही है, बी स्टेटमेंट सही है, बताना है, ठीक है। तो ए इंटू बी जो है बी इंटू ए के बराबर होता है, नहीं होता भाई, ये चीज इक्वल नहीं होती, तो ये ए स्टेटमेंट तो जी फॉल्स से कम्यूटेटिव फॉलो नहीं होती, अब एसोसिएटिव फॉलो होती है। अब एसोसिएटिव क्या होती है, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, मतलब पहले ए और बी का प्रोडक्ट करो, उसके बाद सी में मल्टीप्लाइड कर देना, या फिर पहले बी इंटू सी का प्रोडक्ट करके ए में मल्टीप्लाइड कर देना, तो ये चीज इक्वल होती है, तो हम कह देंगे जो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स है वो क्लोज है अंडर एसोसिएटिविटी, ठीक है, ये बी स्टेटमेंट सही था, इसलिए हमने इसको करेक्ट कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के ऊपर। यार ये क्वेश्चन बहुत मतलब इनकम्प्लीट क्वेश्चन था, इसके अंदर क्लियर नहीं इसके अंदर क्या करना था, इसलिए हमने इसका डिटरमिनेंट निकाल लिया। तो क्या बोला है कि इसका डिटरमिनेंट निकाल दो, तो हमने इसको किसके अलोंग एक्सपांड कर देंगे, वन के अलोंग एक्सपांड कर देंगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा। तो वन के अलोंग जब इसको एक्सपांड करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारा आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि इक्वल होता है कॉस टू एक्स के बराबर होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपने 11th-12th ट्रिग्नोमेट्री में पता रखी होगी, इससे इसको मैं इतना डीप में नहीं जाता। अब आता है क्वेश्चन नंबर 51 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, इफ ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज किसके बराबर का। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मैंने बताया था क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपको याद हो शुरू के अंदर बताया था क्या होता है, ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए इंटू ए ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाए, आई के बराबर हो जाए, उसको हम बोलेंगे क्या, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सो बेसिकली यहाँ पे क्या पूछा गया है, तो बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अगर एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा, तो उसका डिटर्मिनेंट आप याद रखना +1 या -1 के बराबर होगा, ठीक है, +1 या -1 होगा, इन दोनों में से कोई होगा, तभी ए जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो सकती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि क्वेश्चन नंबर 52। if A and B are symmetric matrices then A into B is symmetric if and only if, क्या बोला गया है, ए एंड बी जो है वो दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स थे, और हम जब उनका प्रोडक्ट करें वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या ऐसी कंडीशन होनी चाहिए जब ए इंटू बी करें तो वो सिमेट्रिक हो, तो ये कंडीशन है ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होगी, क्या, ए इंटू बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो और ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए हो, तो हम बोल देंगे ए इंटू बी किसके बराबर है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन मतलब बहुत ही इजी था और इसको याद कर लेना। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे, जो कि है इफ अ मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर क्वांटिटी के देन द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स विल बी। तो यहाँ पे हम दो केस निकाल सकते हैं, एक तो डिटर्मिनेंट की बात कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट में क्या फर्क पड़ेगा, मान लो मेरे पास मैट्रिक्स ए है, उसके अंदर मैंने के मल्टीप्लाइड किया, ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट में क्या इफेक्ट आएगा, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा ना मॉड ऑफ ए, वो के क्यू टाइम इंक्रीज होगा, के क्यू के टू द पावर 3 इसके बराबर हो जाएगा। चेंजेस पूछा है ना, तो मॉड ऑफ ए किसके बराबर हो जाएगा,
के क्यूब से मल्टीप्लाइड हो जाएगा अगर हमने किसी भी के कांस्टेंट को मल्टीप्लाइड करा है मैट्रिक्स के अंदर। अब सिमिलर वे में अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स की एलिमेंट या वैल्यू में क्या फर्क पड़ेगा, तो जो हर एलिमेंट होगा मैट्रिक्स के अंदर वो के टाइम्स मल्टीप्लाइड हो जाएगा उस एलिमेंट से, ठीक है। सो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा, बहुत ज्यादा इजी था, मैंने दोनों केस बता दिए, अगर मैट्रिक्स होगा तो क्या चेंज होगा और अगर डिटरमिनेंट की बात करें तो उसमें क्या चेंजेस होंगे। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि क्वेश्चन नंबर 54, मैट्रिक्स ए इज सेड टू आइडेम्पोटेंट। अब आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स मतलब ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए हो जाए, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है तो एक बार और देख लें, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए हो जाए तो उसको हम बोलेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो ज्यादा इजी था, बस इसको आपको याद करना है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि क्वेश्चन नंबर 55, फॉर अ मैट्रिक्स ए, फॉर अ मैट्रिक्स ए if a to the power k is zero where k is a positive integer then matrix A is called। अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स है जिसका हमने a to the power k करा और जीरो आ जाए उसको हम बोलेंगे नीलपोटेंट मैट्रिक्स। याद कर लेना, इजी था। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि क्वेश्चन नंबर 56, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर मैट्रिक्स ए टू बी हर्मिटियन मैट्रिक्स। अब हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होता है वो देख लेते हैं। पहले तो क्या पूछा गया है, हमको नेसेसरी कंडीशन बतानी है, बट उससे पहले हम देखते हैं हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले एक हर्मिटियन मैट्रिक्स मतलब एक मैट्रिक्स जो कि है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। सबसे पहली कंडीशन क्या है, एक ए जो है वो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स मतलब जिसके अंदर आयोटा वगैरह आता हो, आयोटा मतलब √(-1)। ये हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं आयोटा क्या होना चाहिए। अब इसको हम मैट्रिक्स के अंदर ला रहे हैं, तो हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होता है वो देख लेते हैं। अगर मान लो मेरे पास ए मैट्रिक्स है जो कि एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, तो हम उसका करेंगे कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या मतलब होता है, जितनी भी इमेजनरी एलिमेंट है, जितनी भी इमेजनरी एलिमेंट है उसकी साइन को चेंज कर दो। मतलब +1 है, प्लस आई है तो माइनस आई कर दिया, प्लस आई है तो माइनस आई कर दिया, यहाँ पे माइनस आई था तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने प्लस आई कर दिया, यहाँ पे माइनस आई था तो प्लस आई कर दिया। ये देख रहे हो, मतलब यहाँ पे जो रियल पार्ट है उसकी साइन चेंज नहीं कर रहे थे, कि वो सिर्फ इमेजनरी पार्ट की साइन को अल्टर्ड कर देंगे, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले क्या करा, एक मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स थी उसका कॉन्जुगेट निकाला, उसके बाद उसके कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट को ट्रांसपोज कर दिया। क्या कर दिया, उसके कॉन्जुगेट को ट्रांसपोज कर दिया। जब हम उसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये जो चीज है इसको हम डिनोट करते हैं ए स्टार से। किसको, किससे डिनोट करते हैं, उस चीज को हम ए स्टार से डिनोट करते हैं। तो अगर ये ए स्टार जो है किसके बराबर आ जाए, ए के बराबर आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं हर्मिटियन मैट्रिक्स। आपको क्लियर हुआ क्या होता है हर्मिटियन मैट्रिक्स? अगर आपको ये चीज हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होता है वो क्लियर हो तो प्लीज एक इमोजी सेंड कर दो चैट बॉक्स में, तो हमको समझ में आ जाएगा हाँ जी आपको क्लियर हो गया हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होता है। तो आई थिंक हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होता है वो चीज आपको क्लियर होगी। अब कंडीशन पूछी गई है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर मैट्रिक्स ए टू बी हर्मिटियन। तो ना इसकी कंडीशन क्या होगी, हर्मिटियन मैट्रिक्स की इसके जो डायगोनल एलिमेंट है ना वो कैसे होने चाहिए, सारे के सारे रियल होने चाहिए, तभी कोई भी मैट्रिक्स जो है वो हर्मिटियन पॉसिबल है। तो देख लीजिए यहाँ पे ए 1 - 5 और +3, तो ये तीनों एलिमेंट कैसे, डायगोनल एलिमेंट कैसे है, तीनों के तीनों रियल एलिमेंट है, तभी ये चीज पॉसिबल है। मतलब तभी एक कोई मैट्रिक्स कैसे हो सकती है, हर्मिटियन मैट्रिक्स हो सकती है, जबकि उसके डायगोनल एलिमेंट कैसे हो, रियल हो। तो ये कंडीशन नेसेसरी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा, इसके साथ ही मैं स्क्यू हर्मिटियन क्या होता है वो बता देता हूँ। तो स्क्यू हर्मिटियन क्या होता है, सिंपली ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए स्टार। अगर ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए स्टार हो जाए तो इसको हम बोल देंगे क्या, स्क्यू हर्मिटियन है। जैसे कि हम स्क्यू सिमेट्रिक नहीं बोलते, ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, सिमिलरली इसमें भी अगर ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए स्टार आ जाए तो उसको हम बोल देंगे स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। आई थिंक ये भी आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, स्क्यू हर्मिटियन की कंडीशन पूछी गई है। अभी मैंने जस्ट बताया स्क्यू हर्मिटियन क्या होता है, तो इसकी कंडीशन देख लेते हैं जल्दी से। तो इसकी कंडीशन क्या है, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है मस्ट बी प्योरली इमेजिनरी होने चाहिए या फिर जीरो होने चाहिए, या तो इमेजिनरी हो या तो जीरो हो। अब मैं अगर पूछ लूँ, अगर मैंने पूछा स्क्यू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट कैसे होने चाहिए, सफिशिएंट कंडीशन कैसी होनी चाहिए, डायगोनल एलिमेंट कैसे होने चाहिए, जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो। ये क्वेश्चन में हम लास्ट मतलब पिछले स्लाइड्स में देख चुके हैं, तो जल्दी से बता दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, जरूरी कंडीशन क्या है। तो इस क्वेश्चन में हमको स्क्यू की बात कर रहे हैं और इस क्वेश्चन का आप चैट बॉक्स में बताओ कैसे होने चाहिए, तो हम वहां से देखूंगा मैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक
स्क्यू हमेशन की बात करें तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स या तो प्योरली इमेजिनरी हो या तो जीरो हो, इसके अलावा कुछ भी होगा तो चलेगा नहीं बॉस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि क्वेश्चन नंबर 58। इन ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज 3 into 4, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इज। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। अगर कोई मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 3 into 4 है, तो उसके अंदर टोटल एलिमेंट क्या होंगे? इन दोनों का प्रोडक्ट होगा भैया। इन दोनों का प्रोडक्ट 3 into 4 क्या होता है? 12। तो टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 12। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। अब क्वेश्चन नंबर 55। ये क्वेश्चन जो था ना, सर जब क्लास ले रहे थे इसमें भी ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे थे सर, मतलब प्रैक्टिस में भी ये क्वेश्चन पूछा था। अगर कोई मैट्रिक्स के अंदर टोटल 18 एलिमेंट है तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं? तो अभी तो मैंने फिलहाल में 4 लिखे हैं। सबसे पहला क्या है? 2 into 9, मतलब टोटल क्या है? 18 है। तो 2 into 9 हो सकता है, 9 into 2 हो सकता है, 6 into 3, 3 into 6। तो मैंने तो ये 4 लिखे हैं बॉस। अगर इसके अलावा आपको कोई और आता है, पांचवा आता है, छठा आता है, तो जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो। इसके अलावा कोई सा और हो तो जल्दी से बता दो, ठीक है? तो मैं उस वो भी देख लेंगे, वो भी ऐड कर लेंगे इसके अंदर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 जो है हमारा भैया जी लास्ट क्वेश्चन है। तो ये क्या है, ये चीज भी देख लेते हैं। इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए क्यू विल बी। यार ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया बहुत। सबसे पहला क्वेश्चन था और सबसे आखिरी क्वेश्चन भी है। याद है आपको ऑड पावर वाला? सबसे पहला क्वेश्चन देखा था, ऑड पावर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसके बराबर होती है? तो सिमिलरली यहाँ पे क्या कैसी पावर है? ऑड पावर। और क्या बोल रखा है? ये मैट्रिक्स कैसी है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो हाँ जी बॉस, ये ए क्यूब जो होगी वो मैट्रिक्स किसके बराबर होगी? वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है जी। तो इसके साथ हमने जो था हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लिया है। सो थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आप बिल्कुल चैट बॉक्स में डाल सकते हो या फिर ईमेल आईडी पे आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हो। तो इसका आंसर हम आपको जरूर दे देंगे। तो आई थिंक आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट नहीं होगा। मतलब बहुत ही ज्यादा इजी यूनिट था, पूरा के पूरा क्लास 12 के ऊपर ही था। तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए या तो हमारी ऑफिशियल मेल आईडी पे मेल कर दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।